मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। जो मैंने आपको कल पार्ट 8 में अर्थात कल हमने आपको इतिहास में पार्ट 8 में अर्थात भाग 8 में पढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो पुत्र थे बिंदुसार के बारे में, और उनके जो पुत्र थे अशोक के बारे में बताया था। अशोक के बारे में हमने आपको कल बहुत कुछ बता दिया था। उनका जितना भी जीवन परिचय था वो हमने आपको कल अशोक के बारे में बता दिया था। और जो कुछ भी रह गए थे, जो उनके 14 जो अभिलेख थे, जिन अभिलेखों के बारे में हमने आपको नहीं बताया था, वो आज हम उन अभिलेखों के बारे में बताएंगे। और इन अभिलेखों को पहली बार किस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया था, यानी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार किसको सफलता मिली थी, इसके बारे में हम आपको बच्चों आज बताना चाहेंगे। ठीक बच्चों, तो कल हमने आपको पढ़ाया था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ाया था आपको चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में, और बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में बताया था। जो भी बच्चे मेरी लाइव वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों से, जैसे इस समय जुड़ रही हमारी प्राची है और मोहिनी है, नैन्सी है, खुशी है, और हमारे आदित्य शुक्ला हैं, और भी हमारे करण, अमन और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि इसी प्रकार आप पढ़ते रहिएगा और मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक प्रिय बच्चों, तो आज मैं आपको, जितने लोग भी जुड़ गए हैं, जो हमने आपको कल पढ़ाया था, हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं अशोक के जो 14 अभिलेख शिलालेख रह गए थे, उनके बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक प्रिय बच्चों, तो यहाँ से देखना शुरू करें कि अशोक के जो 14 अभिलेख थे, यानी सन 1757 में, सन 1750 नहीं है बच्चों, सन हमने कल आपको आखिरी एग्जाम्पल पर लिखवाई थी कि सन 1750 में अशोक के 14 शिलालेखों का उद्गम मिलता है। इसके बाद इन शिलालेखों को, यानी इन पर जो अभिलेख लिखे गए थे शिलालेख पर, उनको पढ़ने का सबसे पहले कार्य किस व्यक्ति ने किया? तो अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। यानी जो अभिलेख लिखे गए थे, कौन सी भाषा में? पाली या प्राकृतिक भाषा में जो लिखे गए थे, वो पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ने का कार्य किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। यानी अशोक के अभिलेख को पहली बार सफलतापूर्वक सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्रिय बच्चों, पूछा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे, अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे, उनको पहली बार अर्थात सफलतापूर्वक किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो वो सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। इसके बाद मेरे प्रिय बच्चों फिर आता है कि अशोक स्तंभ लेखों, मैंने कल बताया था ना कि इनके जो शिलालेख थे वो 3 भागों में विभाजित थे। एक तो आपका शिलालेख, स्तंभ लेख, और आपका स्तंभ लेख के बाद शिलालेख बताया, शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेख 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें आपके अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और अशोक स्तंभ लेखों की जो संख्या है, अशोक के जो स्तंभ लेखों की संख्या वो कितनी है? 7 है। जबकि शिलालेखों की संख्या कितनी बताई थी हमने आपको? 14। सन 1750 में पता किया गया कि अशोक यानी सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये पूछा जाता है, स्तंभ लेख तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो जरूर पूछा जाता है कि अशोक ने कितने शिलालेखों का शिलान्यास किया था? तो उन्होंने किया था 14 शिलालेखों का, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? ये भी कि जो स्तंभ लेख हैं अशोक के, उनको किस लिपि में लिखा गया है?
यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। मतलब इनके जो 7 स्तंभ लेख थे, सातों में जो 7 जो स्तंभ लेख थे उनमें से जो 6 स्तंभ लेख हैं वो अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इसमें है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, पहला जो कौशाम्बी में था। ठीक, प्रयाग स्तंभ लेख। उसके बाद आता है आपका दिल्ली टोपरा, तीसरा आता है दिल्ली मेरठ में मिला, चौथा रामपुरवा में मिला, और पांचवा लोरिया अरेराज में मिला, छठवां लोरिया नंदगढ़ में मिला। जो लोरिया अरेराज है वो इस समय वर्तमान में चंपारण बिहार में है, और लोरिया नंदनगढ़ ये भी क्या है, चंपारण बिहार में है। यहाँ पर जो लोरिया नंदनगढ़ है, यहाँ पर मोर का चित्र बना है, और ये भी कहाँ है आपका, चंपारण में, यानी बिहार राज्य के चंपारण जिला में है। अब हम आपको बच्चे यहाँ तक जो पढ़ाया है इसके बारे में, जो 14 शिलालेख थे उनमें जो महत्वपूर्ण शिलालेख है, 14 शिलालेखों में से जो शिलालेख आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि उनके अंदर क्या लिखा गया है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, मतलब अशोक के किन कार्यों का या किन समस्याओं का, किन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, कौन से शिलालेख में, यानी 14 शिलालेखों में जो महत्वपूर्ण शिलालेख है उनके बारे में हम बताना चाहेंगे। और इनके जो स्तंभ लेख हैं जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। जिस प्रकार से जो 6 आपके स्तंभ लेख हैं मिले हैं, इनके बारे में भी आपको हम बता देंगे। ठीक, और जो आपके इनके जो शिलालेख है आपके वो कौन कौन से, उनमें से हम जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि जो 14 अभिलेख थे उनमें क्या था कि इसमें चौथा शिलालेख जो है महत्वपूर्ण माना जाता है इनका, अशोक जी का। तो चौथा शिलालेख में दिया गया कि इस अभिलेख में भैरव घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई। अर्थात आपको मालूम है कि भेरी घोष का मतलब था जिसमें बहुत सारे युद्ध किए गए हों, खून खराबा हुआ हो, उसको हम भेरी घोष था। जब उनने खून खराबा को देखकर अशोक जी को बहुत ही परेशानी और बेचैनी हुई और मन में घबराहट सी हुई, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भेरी घोष को छोड़कर धर्म घोष को अपना लिया। क्योंकि पाली भाषा में धर्म को ही धम्म कहा जाता है। किस कहा जाता है? पाली भाषा में ही धर्म को धर्म कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है 9वां शिलालेख। केवल वही शिलालेख बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। ठीक, इसके बाद आपका आता है 9वां शिलालेख, जिसमें कहा गया कि इसमें सचिव है और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद आपका आता है 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्यवस्था की गई है। धम्म का मतलब पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, यानी इसमें धर्म की व्यवस्था की गई। और अशोक जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो भी धर्म का पालन करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, तो चाहे वो हिंदू हो, किसी भी धर्म का वो हो, अपनी इच्छा अनुसार उस धर्म का पालन कर सकता है, अर्थात धर्म का पालन कर सकता है। इसके बाद इन 14 शिलालेखों में जो 3 शिलालेख महत्वपूर्ण थे, जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपके अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख में क्या कहा गया है मेरे प्रिय बच्चों? इसमें कहा गया है कि यह पहली कौशाम्बी में था। कहाँ था? ये जो था आपका प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ पर था पहले? ये जो आपका प्रयाग स्तंभ लेख है, अर्थात वर्तमान में इलाहाबाद, अब इसका नाम योगी जी ने बदलकर प्रयागराज कर दिया है। ठीक, तो प्रयाग पुराना नाम था, जब इसका नाम प्रयाग था, इसके बाद इसका नाम इलाहाबाद हुआ और इसके बाद इसका नाम क्या हुआ? प्रयागराज। ठीक, यानी 2017 में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। ठीक, तो प्रयाग स्तंभ लेख था। तो
प्रयाग स्तंभ लेख में क्या लिखा गया कि इसमें लिखा गया कि यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ था? कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास में कौशाम्बी जिला पड़ता है, वहां पर स्थित था ये प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक, इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। यानी जो आपके अकबर शासक थे उन्होंने कौशाम्बी में जो स्तंभ था उस स्तंभ को वहां से उठवाकर प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में स्थित करवा दिया। जहां पर इलाहाबाद का मकबरा बना हुआ है वहीं पर जहां पर इलाहाबाद में अकबर का मकबरा बना हुआ है वहीं पर कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है वहीं पर उन्होंने अकबर के किले में क्या कराया कि कौशाम्बी का स्तंभ लेख वहां पर करवा दिया, इसलिए उसको हम प्रयाग स्तंभ लेख नाम दे दिया गया। इसके बाद आपका दूसरा आता है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, इसके बारे में क्या कहा गया कि यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। ये किसके द्वारा लाया गया था? ये आपका अकबर के द्वारा लाया गया था। ये किसके द्वारा प्रिय बच्चों? ये अकबर के द्वारा लाया गया था। और ये जो दिल्ली टोपरा है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह, ये लाया गया था आपका अकबर के द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग, अकबर के द्वारा लाया गया था। और जो दिल्ली टोपरा है ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से टोपरा यानी टोपरा से दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा है ना, तो टोपरा से दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कहाँ से? टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कहाँ से? टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ठीक, और कौशाम्बी स्तंभ लेख कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और दिल्ली से टोपरा से दिल्ली वाला जो स्तंभ लेख है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसके बाद आपका आता है दिल्ली मेरठ। अगला कौन आता है? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। ये भी देखो, यह जो स्तंभ लेख पहले कहाँ था? दिल्ली मेरठ वाला मेरठ में था। कहाँ था प्रिय बच्चों? मेरठ में था। मेरठ से इसको कहाँ लाया गया? इसको भी दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले को भी कहाँ लाया गया? टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और मेरठ स्तंभ लेख को भी कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद चौथा आता है आपका रामपुरवा। क्या आता है चौथा? चौथा आता है आपका रामपुरवा। यह जो स्तंभ लेख है वो बिहार के चंपारण जिले में स्थापित है। इसकी खोज सन 1872 में कार्लायल ने की थी। जो आपका रामपुरवा है, रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख की खोज सन 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने की थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। इसके बाद आपका छठवां आता है लोरिया अरेराज स्तंभ लेख। ठीक, तो इसमें क्या है? ये भी आपका बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और आज भी स्थित है। ये केवल ऊपर के जो 3 स्तंभ लेख हैं इनको कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया अकबर के द्वारा, टोपरा से दिल्ली स्तंभ लेख लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मेरठ स्तंभ लेख लाया गया दिल्ली, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो जो रामपुरवा है वो चंपारण जिला, बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और सन 1872 में कार्लायल द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद आता आपका लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज ये भी बिहार के चंपारण जिले में क्या है? स्थित है। इसके बाद आपका आता है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लोरिया जो नंदनगढ़ स्तंभ लेख है वो भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर पूछा जाए कि अशोक के 7 स्तंभ लेख में से कौन से स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है, तब आप क्या कहेंगे कि लोरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार के
चंपारण जिले में स्थित है। तो प्रिय बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ लेना। जो आपका छठवां स्तंभ लेख है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर सन 2019 के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि लोरिया नंदरगढ़ कहाँ पर स्थित है। तो ये चंपारण जिला में यानी बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। अब आपसे कभी किसी और परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अशोक के 7 स्तंभ लेखों में से किस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि लोरिया नंदरगढ़। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने जो अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बताया है उनमें से जो 3 महत्वपूर्ण शिलालेख थे, चौथा शिलालेख, 7वां शिलालेख और 9वां शिलालेख, जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में बताया, और अशोक स्तंभ के जो 7 स्तंभ लेख थे उनके बारे में बताया। ये आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद में प्रिय बच्चों आगे बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कौशाम्बी का जो अभिलेख था उसमें अशोक जी ने अपनी रानी के बारे में चित्रण किया है, इसलिए कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। इसके बाद अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई में है। ये पूछा जाता है प्रिय बच्चों कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कहाँ पर है। तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई में है। कहाँ पर है? रुम्मीदेई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसके बाद आता है इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म यात्रा के दौरान अशोक ने भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की थी। तो लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान, धर्म यात्रा का मतलब धर्म यात्रा, क्योंकि पाली भाषा में धर्म को धर्म कहा जाता है, ठीक है, के दौरान अशोक द्वारा जो भूमि पर जो राजस्व कर था उसको घटा देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। देखो इसमें कहा गया है कि अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे लंबा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है। तो आप ये बच्चों कहोगे कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। क्या कहोगे? अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। इसके बाद आता है कि पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो पहला शिलालेख अशोक जी द्वारा लिखा गया था उसमें यह लिखा गया, अर्थात उसमें यह देखा गया, इस बात की घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अर्थात अशोक जी ने उसमें लिखा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी और सभी मेरे बच्चे हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक जी ने कौन से अभिलेख में यानी कौन से शिलालेख में सभी मनुष्यों को मेरे बच्चे माना है, यानी उन्होंने अपने बच्चा माना है। तो क्या कहेंगे? पृथक शिलालेख में अशोक जी ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। जिस समय अशोक का साम्राज्य था उस समय मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य साम्राज्य थे वो प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक परीक्षा में आया नहीं है, लेकिन बता दिया है हमने आपको कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो मौर्य साम्राज्य में प्रांत होते थे उस समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के शासक कुमार या राष्ट्र
या आर्यपुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुमार या राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कहलाते थे। ठीक, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा पूछा नहीं गया। तथा सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। सरकारी भूमि को सीधा कहते थे। क्या कहते थे? सरकारी भूमि को सीधा कहते थे। ठीक है, उस समय जब अशोक का साम्राज्य था, या जिस समय अशोक का शासन था, उस समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, और प्रांतों पर अधिकार करने वाले लोगों को या चलाने वाले शासक को कुमार या राष्ट्रिक या आर्यपुत्र कहा जाता था। सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। और सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। इसके बाद इधर पर लिखा गया है, एक लेखक थे जस्टिन। कौन थे? जस्टिन, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे। तो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, अर्थात 50,000 घोड़े पर बैठे सैनिक और 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। ये किसने कहा है? ये जस्टिन जी ने कहा है, जो अशोक के शासनकाल में भारत आए थे। और इन्होंने लिखा कि अशोक अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग, ठीक है, 50,000 अश्वारोही सैनिक अर्थात घोड़ों पर बैठे हुए सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। इसके बाद मेगास्थनी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते तो थे ये सेल्यूकस निकेटर के में। जब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, तब मेगास्थनी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगे थे। तो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अर्थात मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है कि मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मतलब 5-5 सदस्य की कितनी समितियां थी? 6 समितियां थी। अर्थात 30 पूरी समितियों में, 6 समितियों में कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? मौर्य जो शासन है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, तब तक मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। इसके बाद आता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया। यानी वो बताते हैं, उनकी मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है, उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा गया है कि समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। क्या किया है? 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका थी, उसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है और उसमें लिखा है कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें पहले थे आपके दार्शनिक। कौन थे? पहले थे दार्शनिक, दूसरे थे किसान, तीसरे थे अहीर, चौथे थे कारीगर, 5वां थे सैनिक, 6वां थे निरीक्षक और 7वां थे सभापति। यानी इस प्रकार से समाज को 7 भागों में बांटा गया, जिसमें दार्शनिक, किसान, पहला दार्शनिक, उसके बाद किसान, अहीर, कारीगर, उसके बाद सैनिक, निरीक्षक और अंत में सभापति। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को मौर्य साम्राज्य के समय स्वतंत्र जो वेश्यावृत्ति होती थी को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूपा जीवा कहलाती थी। जिस समय मौर्य साम्राज्य था, उस समय कोई भी स्त्री अगर वेश्यावृत्ति को धारण करती थी
तो उस महिला को रूपा जीवा कहा जाता था, अर्थात उनको वेश्यावृत्ति धारण करने की स्वतंत्रता थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूँ और फिर से दोबारा भी लिख दी है। तो मौर्य शासन पूछा जाए कि कितने वर्षों तक रहा, तो मेरे प्रिय बच्चों आप कहोगे कि मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था और प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया, बिंदुसार का पुत्र अशोक आया और अशोक का पुत्र आपका बृहस्पति आया। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए कौन है, कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1800 इसकी हत्या इसके सेनापति मतलब किसकी हत्या? बृहद्रथ की हत्या। इनके जो सेनापति थे बृहद्रथ के, इनके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, कब? 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था वो शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का शासक बाद में बना जब मगध पर आक्रमण किया, लेकिन जब मगध पर शासन बृहद्रथ का था उस समय पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था। ठीक है, लेकिन उसी सेनापति ने अपने राजा बृहद्रथ पर आक्रमण कर दिया और 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई और मगध पर वंश की स्थापना हो गई, शुंग वंश की स्थापना हो गई। यदि आपसे पूछा जाए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। ठीक, मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए। मौर्यों के स्थान पर, क्योंकि यहीं से मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है बृहद्रथ के बाद। इसके बाद मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण, ये बात ध्यान देना है, ब्राह्मण, क्योंकि अब ब्राह्मणों का बोलबाला शुरू हो जाता है। यही से शुंग वंश के शासन से आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश के शासन से कौन से शासकों का बोलबाला शुरू हो जाता है, तो आप कहेंगे कि ब्राह्मण शासकों का बोलबाला शुरू हो जाता है। यानी मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय ब्राह्मण शासक सत्ता में आए, जैसे कि शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, जो कि आंध्र बोले जाते थे। सातवाहन वंश को आंध्र बोले जाते थे, क्योंकि जो सातवाहन वंश था वो आंध्र प्रदेश राज्य में था वर्तमान में। एक इनमें सातवाहन यानी आंध्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। यानी इन तीनों वंशों में शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, इन तीनों वंशों में अगर सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया तो सातवाहन वंश के लोगों ने किया। इन्हीं तीनों वंशों की तुलना में सबसे ज्यादा शासन किया तो सातवाहन वंश के लोगों ने किया। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। कौन था बच्चों? शिमुख था। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक और भी आए शिमुख के। अगर पूछा जाए कि शुंग वंश के संस्थापक, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग और सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख थे। शिमुख के बाद और भी सातवाहन वंश के शासक आए, जिनमें पहले शिमुख थे, दूसरे सातकर्णी थे, तीसरे आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र थे और उसके बाद पुलुमावी थे तथा यज्ञश्री सातकर्णी थे। इस प्रकार से सातवाहन वंश का भी अंत हो जाता है। लेकिन इनके बारे में भी लिखा गया है कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पोटी और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। क्या किया? अगर आपसे पूछा जाए कि सातवाहन वंश के लोगों ने किस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, तो आप कहेंगे चांदी, सोने का नहीं किया था। ध्यान देना है कि
पूछा जाए कि किस वंश के राजाओं ने या शासकों ने किस प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया, तो आप कहेंगे चांदी, तांबे, शीशा, कोटी और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। देखो बच्चों ध्यान से, एक ही ऐसा शासन मिला है इन वंशज में, केवल सातवाहन वंश में ही वहाँ का जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। जबकि हमने आपको सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनमें समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, अर्थात पिता घर काम किया होता था। लेकिन सातवाहन वंश के शासकों में जो समाज था, उस समय समाज में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। ठीक, तो पूछा जाता है कि किस प्रकार की सत्ता थी सातवाहन वंश के लोगों में, तो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी तथा भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश के लोगों की भाषा कैसी थी, प्राकृत थी तथा लिपि ब्राह्मी थी। इसके बाद ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन वंश के शासकों से ही आरंभ होती है। पहली बार ब्राह्मणों को दान देने का साक्ष्य हमको सात वंश के लोगों से ही प्राप्त होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणों को पहली बार दान देने की बात किस वंश में कही गई है, तो आप कहोगे प्रिय बच्चों की सातवाहन वंश में पहली बार भूमि अनुदान करने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने किया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। जो सातवाहन वंश के लोग थे वो आंध्र प्रदेश के थे, यानी आंध्र प्रदेश ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक सेतु का कार्य किया। अर्थात सातवाहन वंश ने उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को क्या करने का काम किया, भारत को बीच सेतु का कार्य किया, अर्थात जोड़ने का काम किया। इसके बाद आपका आता है सातवाहन वंश समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके बाद आपका सातवाहन वंश भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका वंश आ जाते हैं हिंदू यूनानी लोग आ जाते हैं। कौन से लोग आ जाते हैं, इसके बाद भारत में बच्चों हिंदू यूनानी लोग आ जाते हैं। हिंदू यूनानी के बाद शक आ जाते हैं, शक के बाद पहलव आ जाते हैं, पहलव के बाद आपके कुषाण वंश आ जाता है। क्या आ जाता है, कुषाण वंश आ जाता है। यानी सातवाहन वंश का जब अंत हो जाता है तो सातवाहन वंश के बाद हिंदी यूनानी लोग आ जाते हैं। सातवाहन वंश के बाद हिंदी यूनानी लोग आ जाते हैं। उसके बाद शक वंश आ जाता है, शक वंश के बाद पहलव वंश आ जाता है और पहला वंश के बाद आपका कुषाण वंश आता है। इन वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश, यानी इन वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश कुषाण वंश था। यानी इन सब वंशों में सबसे शक्तिशाली वंश कुषाण वंश था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किस वंश के लोगों ने सोने के सिक्के बनाए, मेरे प्रिय बच्चों एक बार ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन चकबंदी नेपाल में पूछा गया था। इसलिए मेरा बच्चों आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको और ही ध्यानपूर्वक पढ़ें कि भारत में पहली बार सोने के सिक्कों का निर्माण किन शासकों ने किया, तो आप कहोगे कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक, और कल हम आपको पढ़ाएंगे कुषाण वंश। कल हम आपको क्या बताएंगे, कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं कनिष्क के बारे में हम आपको कल डीपली तरीके से बताएंगे। ठीक, लेकिन बच्चों इसको मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले
हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप कहोगे कि सोने के सिक्के भारत में पहली बार हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आज की जो हमने आपको क्लास पढ़ाई है वो आपको जरूर समझ में आई होगी। और यदि बच्चों आपको समझ में नहीं आई है जहाँ पर भी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, मैं उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्रिय बच्चों फिर भी समझ में नहीं आता है तो मैं इसकी PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर पर PDF भेजने के बाद फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आई होप, मैं बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। और यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और जितने भी बच्चे लास्ट तक मेरे साथ लाइव चैनल में अभी तक जुड़े रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे बीच में किसी कारणवश काल से अचानक उनकी क्लास छूट जाती है तो उनको यही वीडियो दोबारा देखने के लिए मैं YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिससे वे बच्चे अपना जो कोर्स रह गया था उसको पुनः देख सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।